स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक को कवर करेंगे जो प्री डीएलएड और प्री बीएलएड एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस 4 टॉपिक में 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको देखते जाइएगा, आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा, है ना। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा एनसेप के ऊपर, ठीक है। इस एनसेप 2005 से दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स रहता है प्री डीएलएड या प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंततः हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एनसेप देखिएगा, एनसेप 2005 पहला ही इम्पोर्टेंट आ जाता है कि एनसेप का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म। तो इसका नाम याद रखना है। एन से क्या होता है नेशनल, सी से कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे एनसेप 2005 का जो अध्यक्ष हैं तो प्रोफेसर यशपाल जी हैं, आपको याद रखना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख क्या है, एक दस्तावेज है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा एनसेप का दो मुख्य उद्देश्य था, वो बोझ रहित शिक्षा पर ये ज़्यादा, इसका मेन उद्देश्य बोझ रहित शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब भारत में देखिएगा सबसे पहले एनसेप कब आया था तो 1975 में, फिर दूसरा एनसेप आया 1988 में, फिर तीसरा एनसेप आया 2000 में और जो चौथा एनसेप आया 2005 में। जो अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित एनसेप रहा है तो हमारा एनसेप 2005 ही रहा है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में ही जो नया शिक्षा नीति जो आया है, नया शिक्षा नीति आया है ना 2020, नया शिक्षा नीति 2020 जिसको हम NAP 2020 बोलते हैं, NAP 2020। इस NAP 2020 के तहत जो नया एनसेप हमारा लागू हुआ है वो क्या हुआ है, NCF NS 2022, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है जो नया एनसेप लागू हुआ है, जो अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है 2022 का एनसेप चल रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है, हो सकता है ये बेहद इंपॉर्टेंट एनसेप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया है कई बार, ठीक है, एग्जामों में, आपको ध्यान में रखना है। अब इसको आगे देखिएगा, एनसेप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एनसेप 2005 एक ऐसा दस्तावेज है ना, ये क्या है, एक दस्तावेज है। एनसेप क्या है, एक दस्तावेज है, ठीक है दोस्तों, दस्तावेज है ये, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। एनसेप किस पर बात करता है, बालकों की जो शिक्षा पद्धति है ना, पढ़ने की जो रूपरेखा है उसको हम बालकों को कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ाना चाहिए, इस पर एनसेप बात करता है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। आपको याद रखना है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के नामक निबंध से हुई है। एनसेप 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करती है। एनसेप किस बात पर ज़्यादा जोर देती है कि स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्र ना हो, आपको ध्यान रखना है, यह बाल केंद्रित पर ज़्यादा जोर देता है। इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में लिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर संविधान से पूछे तो 8वीं अनुसूची में इसको लिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अब एनसेप की जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब पहला देखिएगा, ज्ञान को क्या है कि ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन में जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ना कहने का मतलब यह है कि बच्चे को रट्टू तोता टाइप से नहीं बनाना है कि जो हम किताब में है, जो दिया हुआ है उसी को बस बता रहे हैं। जो हम स्थायी ज्ञान देना चाह रहे हैं बच्चे को, हम आसपास के वातावरण से जोड़ करके, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है उससे जोड़ करके हम बच्चे को शिक्षा देने की बात करता है। दूसरा देखेंगे, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। मतलब जो पहले की पद्धति से जो चलती आ रहा है उसमें केवल रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन जब से एनसेप 2005 आया है तब से ये कह रहा है कि पढ़ाई को हम रटने की प्रणाली से क्या हम उसको मुक्त किया जाए, ठीक है। अगला देखेंगे, पाठ्य चर्चा पुस्तक केंद्रित ना हो। कहने का मतलब है कि जो हम पाठ्य पुस्तक होती है वो केवल जो शिक्षक
केंद्रित होता है एक, और एक बाल केंद्रित होता है ना। तो पाठ्य चर्चा के एनसीएफ के अनुसार अगर देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना, इस पर ज़्यादा जोर करता है। ये सभी पॉइंट दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा घुमा करके कई बार इन्हीं टॉपिकों में से पूछा जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। पहले क्या होता था कि पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें गतिविधियों पर जोर नहीं दिया जाता था। जो किताब पर लिखा हुआ है, जो टीचर बता देता था, वही बच्चा मतलब चुपचाप होकर के सुनता था, गतिविधि पर कहीं बात नहीं किया गया था। लेकिन जब से एनसीएफ 2005 आया तब से ये फोकस क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप में गतिविधि से करा करके हम बच्चे को जो ज्ञान देना चाहते हैं वो बच्चा स्थायी रूप से उसको अपने माइंड में स्टोर कर पाता है और आसानी से वो सीख भी जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। हम बच्चे को सूचना दे रहे हैं उसको ज्ञान मानने से क्या है, बचाया जा सके। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब है कि बच्चे को सजा नहीं दे सकते, मारपीट जो RTE 2009 है ना, तो उसमें कई सारे, हम आगे इस टॉपिक को कवर करेंगे उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखने के लिए प्रयोग करें, लेकिन उसको सीमित रखें। अब ऐसा भी ना हो कि अगर किसी को सजा दे रहे हैं तो सजा ही दे रहे हैं, और किसी को अगर पुरस्कृत कर रहे हैं तो उसको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा पुरस्कार, तो उनके जो चेतना में उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, सह शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। कहने का मतलब जो स्कूलीय जो कक्षा की जो शैक्षणिक जो गतिविधियां होती है उसके साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को में क्या है कि अभिभावकों को जोड़ा जाए। जैसे भ्रमण के लिए हो जा रहा है, आप चिड़ियाघर दिखाने ले जा रहे हैं, या कहीं अच्छा स्पोर्ट पे ले जा रहे हैं बच्चे लोगों को, या खेल कूद करवा रहे हैं, तो बच्चों के अभिभावकों को भी उस गतिविधि में सम्मिलित करने का बात करता है। ठीक है, और अगला देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट है, बिना बोझ के शिक्षा पर ये जोर देता है। टाइपिंग एरर है दोस्तों थोड़ा मोड़ा, है ना, तो मैं जो बताने का प्रयास करूँगा उसको समझने पे ध्यान दीजिएगा। बिना बोझ की शिक्षा, एनसीएफ क्या कहता है कि बोझ रहित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, और आगे देखेंगे, बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षण देने की बात कही गई है। पहले क्या होता था कि बच्चे मातृभाषा में इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि बच्चा जो है अगर फर्स्ट क्लास में आ रहा है तो बच्चा अपनी मातृभाषा को लेकर के विद्यालय में आता है, और टीचर के माध्यम से प्रॉपर एक मानक भाषा का उपयोग करने पर बच्चा के अंदर जो झिझक होता है, क्योंकि हमारे लिए जब बच्चा छोटा है उसके लिए जो हमारा हिंदी है या फिर इंग्लिश है उसके लिए एक नई भाषा है, और उस भाषा में वो मतलब कम्युनिकेशन करने में उसको बहुत सारा झिझक होता है, वो बात नहीं कर पाता अच्छे से, अपने थॉट को जो विचार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है। इसीलिए एनसीएफ उसकी मातृभाषा में जा कर के एक टीचर को बच्चे को समझाना पढ़ाना उसकी मातृभाषा में इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को ग्रहण कर सके अच्छे से। ठीक है, और एनसीएफ करके सीखने पर बल देता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जब जो है पॉइंट, इसी पॉइंटों से जो है क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों को, है ना। तो बच्चा क्या है करके सीखता है, जब तक बच्चा जो है त्रुटि नहीं करेगा, है ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी है कि जो बच्चा त्रुटि नहीं करता है वो सीखता नहीं है ना। तो आपको याद रखना है, बच्चा करके सीखेगा, पहले गलतियाँ करेगा फिर सीखेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, बहुभाषावाद पर जोर दिया जाता है। मतलब एक कक्षा में बहुभाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये एक मतलब सुविधा के रूप में काम करता है, ये हमारे लिए बाधा नहीं है, याद रखिएगा ना। ये क्वेश्चन को घुमाता है कि बहुभाषा कक्षा में क्या करता है कि बाधा उत्पन्न करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये इसका सही स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों, बहुभाषा हमारे कक्षा को क्या है सुविधा प्रदान करता है ना, टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है, आगे देखेंगे, शिक्षक का भूमिका एक सुविधादाता के रूप में बताया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कई बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है ना। और ये जो बालकों पर क्या है कि चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। एनसीएफ किस पे बात करता है, चहुमुखी, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चहुमुखी विकास पर एनसीएफ ज़्यादा जोर
देता है, ठीक है। और समावेशी वातावरण का तैयार करना, और एक टॉपिक पॉइंट है समावेशी, ठीक है दोस्तों, समावेशी वातावरण, ठीक है। ये इतने जितने मैं पॉइंट बताए हैं इतना अगर आपको याद है तो इन सब से रिलेटेड जो पॉइंट बनेंगे इन्हीं से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अब देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है ये RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसको समझिएगा। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 03 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो आपको याद रखना है कि पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक, 8वीं तक के बच्चों, इनकी उम्र कितनी रहती है, जो 6 से 14 वर्ष का इनका जो है उम्र होता है। इनको क्या करना है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, इसका जो है पहला उद्देश्य था, है ना, उद्देश्य है, अभी भी है। और इसको देखेंगे तो 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत देश में लागू किया गया। आपको याद रखना है जो डेट है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था, ठीक है। 4 अगस्त को, ठीक है, 4/8/2009 को क्या हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है लोकसभा से। और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, पूरे भारत में लागू हुआ था। आपको इतना डेट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि RTE का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका हिंदी में होता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे, अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए किस धारा में क्या है ना। तो महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जो धारा 12 है, जो धारा 12 किस पर बात करता है कि गरीब बच्चों के लिए 25% जो सीटें हैं आरक्षित होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% क्या है, प्रतिशत सीट आरक्षित होनी चाहिए। सीट की बात 25% सीट आरक्षण की बात कौन करता है, धारा 12, ठीक है। धारा 13 को देखिएगा, फीस लेने पर जितना शुल्क रहेगा, किसी भी विद्यालय में फीस हम नहीं ले सकते। फीस सरकारी स्कूलों में फीस लेने पर शुल्क जो है, जितना फीस लिया जाएगा उसका 10 गुना ज़्यादा, मान लो कि 100 रुपये अगर लिया गया है फीस के नाम पर के, तो 100 रुपये का 10 गुना, ठीक है ना, 10 गुना लेंगे तो इसका जो पैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बात को समझिएगा क्या कह रहा है। धारा 13 कहता है कि फीस लेने पर जितना फीस लिया गया है उसका 10 गुना उसको जुर्माना देना होगा, ठीक है, RTE 2009 के तहत। अब अगला धारा देखेंगे, धारा 14, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में, या ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है जिससे सीधे हम ये नहीं देखा जा सकता है कि उसका जन्म कब हुआ है, तो हम विद्यालय में उसका क्या है, प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि पहले आपका जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड नहीं है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये RTE 2009 के तहत ये कहता है कि किसी भी बालक का अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो हम उसका एडमिशन लेंगे, हम उसको इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। धारा 15 क्या कहता है कि बच्चों के शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। धारा 16 कहता है बच्चों को ना तो कक्षा में रोका जा सकता है और ना ही निकाला जा सकता है। जो इसी के तहत ही बच्चों को 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को मतलब कि उसका रिपोर्ट कार्ड, उसका प्रगति कार्ड जैसा भी हो, उसको मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, आगे कक्षा में भेजना पड़ता है। यही धारा हमें, इसी धारा की वजह से हमें क्या है कि 1 से लेकर 8वीं तक हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते,
ठीक है। ना तो हम बच्चे को निकाल सकते हैं और ना ही बच्चे को हम रोक सकते हैं किसी कक्षा में, ठीक है। इस नियम के बनने के बाद ही ऐसा हुआ है। अब आगे देखेंगे धारा जो 17 है, बच्चों को शारीरिक दंड देना व प्रताड़ित करना मना है। हम इसी धारा की वजह से RTE 2009 के तहत ही हम आज की स्थिति में बच्चे को हम मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे देखेंगे धारा 24 क्या कहता है, शिक्षा के कर्तव्यों की बात करता है, ठीक है। और धारा 27 है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, केवल जनगणना, चुनाव या फिर आकस्मिक ऐसा आपदा प्रबंध में ही हम शिक्षकों को उनका ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम किसी कामों के लिए नहीं लगा सकते। RT की धारा 27 कहता है। अब धारा 28 क्या कहता है कि प्राइवेट ट्यूशन हम नहीं पढ़ा सकते। जो रेगुलर टीचर होते हैं वो धारा 28 कहता है तो शिक्षक क्या है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता है, ठीक है। आगे हम और कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30:1 का होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक, ठीक है। और उच्च माध्यमिक जो कक्षाओं में छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वो 35:1 होना चाहिए। और RT 2009 के अनुसार एक सप्ताह में न्यूनतम क्या है, 45 घंटे होने ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। और इसमें जो है कुछ इंक्लूड और किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि RTE के तहत क्या है, 2009 के तहत ही बच्चे का जो स्कूल है ना, बच्चे का क्या है कि बच्चे का क्या है, स्कूल जो है, बच्चे का स्कूल उसके घर से कितने किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, तो RT 2009 कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपको दूरी याद रखना है इसका। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है जो मैं इसमें टाइप करना भूल गया हूँ, RTE के तहत जो है प्राथमिक स्कूल में एक सप्ताह में है ना, मतलब न्यूनतम शैक्षणिक जो घंटे और कार्य हैं, घंटे व कार्य, ठीक है, कार्य दिवस कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 800 घंटे होने चाहिए, 800 घंटे, ठीक है। और 200 दिन होने चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न है। और हम मिडिल स्कूल के लिए क्या होना चाहिए, मिडिल स्कूल के लिए ध्यान में रखना है क्या, 1000 घंटे होने चाहिए और 220 दिन होने चाहिए, ठीक है। RT 2009 के तहत जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हैं है ना, मतलब पूरे साल के, तो प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए, 800 घंटे 200 दिन, और मिडिल स्कूल के लिए क्या होना चाहिए, 1000 घंटे और 220 दिन। ये जो कुछ टॉपिक बताया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना है ना। और एक ये भी क्वेश्चन है पूरे उसमें देखिएगा कि भारत को शिक्षा है ना, भारत शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा में क्या किया है कि जो मौलिक जो अधिकार है घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, विश्व का 135वां देश बना है, ठीक है। मतलब शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है पूरा विश्व में है ना जो बना है, 135वां देश बन गया है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। इस टॉपिक में इतना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये बेहद हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है।